आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट 1 उप सहसंयोजन यौगिक के बारे में। ये चैप्टर हमारा 9 है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम उप सहसंयोजन यौगिक में सबसे पहले जो लवण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं और लवण के बारे में पढ़ते हैं। लवण क्या होता है और फिर उसमें दिक् लवण क्या होते हैं, सरल संकुल क्या होते हैं, इसमें सारे चैप्टर का अध्ययन करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास पर। तो लवण के बारे में हम अध्ययन करते हैं। लवण के बारे में पढ़ते हैं तो देखिए, एक मिनट। लवण के बारे में पढ़ेंगे तो लवण के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो लवण किस प्रकार से हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अम्ल व क्षारों के संयोजन से, अगर अम्ल और क्षार मिल जाए तो लवण बनता है। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाई स्कूल में हमने पढ़ा था कि अगर अम्ल और क्षार मिल जाए तो लवण बनता है। जैसे अगर हम बात करें, कुछ भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हम ले सकते हैं यहाँ पे NaCl प्लस, क्षार में भी कुछ भी ले सकते हैं, ले लिया KOH। इनकी रिएक्शन करवाइए, ये अम्ल है ये क्षार है। ठीक, अरे एक मिनट रुक जाइए, गलत हो गया। देखिए, अम्ल और क्षार की बात की है, हम लवण ही ले रहे थे। तो अम्ल HCl हो गया और यहाँ पे क्षार KOH, या कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ NaOH ले, कुछ भी ले लें। तो देखिए, जब अगर हम यहाँ पे करवाएंगे इसकी रिएक्शन, यहाँ पे KOH और यहाँ पे लवण और अम्ल दोनों है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए अगर हमारा ये है HCl, ठीक है, प्लस हम यहाँ पे ले लें NaOH, ये क्षार है हमारा, हमने ले लिया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, इसको HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। रिएक्शन अगर हम करवाएंगे तो Na और Cl ये लवण बन जाएगा। इसे ही बोलते हैं नमक। ठीक है, नमक एक लवण ही होता है। प्लस, ठीक है, यहाँ पे H एक है, यहाँ पे एक H है और एक O। ठीक है, तो ये बन जाएगा H2O। ठीक है, तो ये बन गया जल। ठीक है, तो इस तरह से अम्ल और जब क्षारों का संयोजन होता है तो बनता क्या है, बनता है लवण। अब देखिए, लवण के बारे में प्रकार की बात करें तो प्रकार इसके 3 होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले बात करें तो देखिए, पहला है सरल लवण। सरल लवण को एकल लवण भी कहते हैं। अब इनके अंदर पढ़ते हैं तो ये सीधे धनायन व ऋणायनों के संयोजन से बनते हैं। ये सीधे धनायन व ऋणायनों के संयोजन से बनते हैं। जैसे NaCl, KCl, CuSO4, K2SO4, ये सारे क्या हैं, लवण हैं। ठीक है, NaCl, KCl, CuSO4, K2SO4 ये सारे एकल लवण का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दूसरा इसका नंबर जो है उसे बोलते हैं द्विक लवण। क्या बोलते हैं, द्विक लवण। द्विक लवण की अगर डिफिनीशन पढ़ें तो देखिए, इसमें लिखा है ये सरल लवणों के संयोजन से बनते हैं तथा जलीय विलयन में अस्थायी होते हैं, क्योंकि जलीय विलयन में इनके आयन विभाजित हो जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे तो जैसे में पोटास एलम जो है ये द्विक लवण का काम करता है। कार्नेलाइट भी द्विक लवण का ही काम करता है। मोहर लवण या मोर लवण इसमें यहाँ पे लिखा है, तो ये भी काम करता है द्विक लवण का। अब देखिए, पोटास एलम की जो फिटकरी बोलते हैं इसको, इसका सूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइज और 24H2। यहाँ पे कार्नेलाइट की सूत्र की बात करें तो KCl MgCl2.6H2 ये इसका सूत्र होता है। मोहर लवण की बात करें तो मोहर लवण का जो सूत्र है वो नीचे लिखा हुआ है। देखिए, नीचे लिखा हुआ है FeSO4, फिर लिखा है NH4.NH4 का होल थ्राइज SO4। एक मिनट रुक जाइए, देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है FeSO4, फिर कोष्ठक के अंदर NH4 का होल ट्वाइज SO4.6H2O। ठीक है, लास्ट में शायद नहीं आया है यहाँ पे, तो लिख लीजिएगा आप डॉट में 6H2O। ये होता है मोहर लवण का सूत्र। ठीक है, चलिए आगे हम तीसरे स्टेप की बात कर लेते हैं। ये है इसका तीसरा पार्ट, जो तीसरा नंबर है। इसमें लिखा हुआ है कि संकुल लवण क्या होते हैं। संकुल लवण की अगर बात करें तो ये सरल लवणों को विलायक में विलयशील
करने पर बनते हैं। ये सरल लवणों को विलायक में विलयशील करने पे बनते हैं। ये ठोस अवस्था व जलीय अवस्था दोनों में ही स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। ये ठोस अवस्था व जलीय अवस्था दोनों में स्थायी होते हैं। अब उदाहरण की अगर बात करें तो ये विलायक का काम करता है अमोनिया। यहाँ पे जो ये सरल लवण है इसको बोलते हैं CuSO4। तो 4NH3 प्लस CuSO4 रिएक्शन का साइन बना लिया CuNH3 का होल 4SO4। दूसरी रिएक्शन हमने की है FeCN का होल ट्वाइस KCN4, ये ले लिया तो ये बन गया K4 FeCN6। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, इस पूरे उसमें बात करते हैं, क्योंकि अभी हम इसी से IPSC नेम भी लिखना सीखेंगे तो थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए नीचे बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है उसके बारे में बात करें। तो देखिए जो पार्ट अगर पहले आएगा, चाहे वो जो भी हो, चाहे इस ब्रैकेट में पहला पार्ट हो लेकिन वो आगे लिखा हो, तो आगे जो भी पार्ट आएगा वो हमेशा धनायन होता है। अब यहाँ पे K4 पहले है तो K4 धनायन होगा। अगर यहीं पे इस तरह से लिखा होता, मान लीजिए FeCN6 आगे होता और ये K4 पीछे हो जाता, तो यहाँ पे फिर ये धनायन हो जाता और ये ऋणायन हो जाता K4। लेकिन यहाँ पे K4 आगे है तो K4 होगा धनायन और जो पीछे वाला पार्ट होगा वो ऋणायन। हमेशा यही होता है कि जो पहले होता है पहले नंबर पे आता है वो धनायन होता है। जब IPSC हम पढ़ेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। और जब हम पीछे वाला जितना भी पार्ट होता है ब्रैकेट के अंदर हो तो वो ऋणायन होगा। अगर ब्रैकेट आगे लिख जाएगा तो वो धनायन में आएगा। तो मतलब आगे जो भी पार्ट आएगा वो धनायन, पीछे वाला जो पार्ट आएगा वो ऋणायन। अब देख लीजिए अगर बात करें तो ये जो धातु ये लिखी रहती है जो आगे, इसे बोलते हैं धातु केंद्रक। ये धातु केंद्रक का काम करती है। ये आयरन है, ये धातु केंद्रक इसको बोला जाता है, ठीक है। ये जो लगा हुआ है कोष्टक, इसको वर्गाकार कोष्टक भी बोलते हैं या गुरु कोष्टक भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए जो CN लिखा हुआ है कोष्टक के अंदर छोटे वाले में, इसको बोलते हैं लिगैंड। ये हमारा लिगैंड होता है, ये हमारा क्या होता है? लिगैंड, ठीक है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं, फिर IPSC जब पढ़ेंगे तब इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। देखिए तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर संकुल की, तो संकुल ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से लिखे जा सकते हैं। नोट में लिखा भी है, आपको दिख रहा होगा। पहला होता है धनावेशित संकुल, दूसरा होता है ऋणावेशित संकुल और तीसरा होता है उदासीन संकुल। धनावेशित संकुल इस प्रकार से होता है, मतलब जिसमें धन लगा हो, ऊपर पॉजिटिव लगा हो, उसे धनावेशित संकुल बोलते हैं। जिसपे निगेटिव का साइन लगा हो उसे ऋणावेशित संकुल बोलते हैं और जिस पर कोई साइन न लगा हो उसे उदासीन संकुल बोलते हैं। अब ये था हम संकुल के बारे में हमने पढ़ा है। चलिए आगे अगर बात करें तो आयनिक मंडल के बारे में बात कर देते हैं। इसे आयनिक मंडल या आयनिक परिसर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे में अगर बात करें तो हम यही ले लेते हैं K4 FeCN6 के बारे में ही ले लेते हैं। तो आयनिक मंडल और आयनिक परिसर के बारे में बात करते हैं। तो उपसह संयोजक यौगिक, ठीक है, उपसह संयोजक यौगिक का वह भाग जो जल में घुलकर आयनित तो हो जाता है। उपसह संयोजक यौगिक का वह भाग जो जल में घुलकर आयनित हो जाता है तथा जिसे बड़े कोष्टक से बाहर लिखते हैं, ठीक है, आयनिक मंडल कहलाता है। तो देखिए जिसे बाहर लिखते हैं बड़े कोष्टक से, तो देखिए ये है बाहर कोष्टक, बड़े कोष्टक के बाहर K4, इसे ही हम बोलते हैं आयनिक मंडल। क्या बोलते हैं? आयनिक मंडल इसको बोलते हैं या इसे ही बोलते हैं आयनिक परिसर, ठीक है। तो ये बोला जाता है आयनिक मंडल और आयनिक परिसर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। देखिए अगला बात करें तो अगली हमारी जो हेडिंग है वो है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर पढ़ लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। उपसह संयोजक यौगिक में उपस्थित, उपसह संयोजक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या आयन जिसके चारों ओर क्या होते हैं?
लिगैंड, ये लिगैंड लिखा हुआ है, लिगैंड जुड़े होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु, शॉर्ट में इसको लिख दिया है परमाणु को, ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे कि बात करेंगे तो K4FeCN6 में Fe केंद्रीय धातु परमाणु आयन है, ठीक है, Fe जो है आयरन जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन है। यहाँ पे देख लीजिए जो 4 के थे इनको बाहर रख दिया गया है, बाकी ये CN6 थे तो Fe को अंदर कोष्टक के और CN को 6 CN इसके आसपास लगा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो केंद्रीय धातु है ये हमारी Fe है, ठीक है, पीछे भी आपको बताया गया था, डिफिनीशन सहित यहाँ पे बताया गया। चलिए आगे नोट की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे नोट ब्रैकेट में बंद है, वो नोट को भी पढ़ लेते हैं। नोट में लिखा हुआ है कि केंद्रीय जो धातु परमाणु होती है वो लुईस अम्ल होती है, केंद्रीय जो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करते हैं वो भी लुईस अम्ल के अंतर्गत आता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर दाता भी लुईस क्षार होता है, ठीक है। जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है वो लुईस अम्ल होती है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करते हैं वो भी लुईस अम्ल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर दाता मतलब देते हैं, ठीक है, वो लुईस क्षार कहलाते हैं। अगली हेडिंग की अगर बात करें तो अगली हेडिंग हमारी है उपसह संयोजक परिसर। उपसह संयोजक परिसर या इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर, या इसी को बोलते हैं समन्वय सत्ता। क्या बोलते हैं? समन्वय सत्ता या संख्या भी बोल देते हैं, ठीक है, समन्वय संख्या या सत्ता, ठीक है। तो चलिए समन्वय संख्या की अगर बात करें तो देख लेते हैं इसके बारे में। इसमें लिखा है किसी उप सह संयोजक यौगिक का, ठीक है, किसी उप सह संयोजक, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया गया है, किसी उप सह संयोजक यौगिक का वह भाग जो बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, अर्थात जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु व लिगैंड होते हैं, समन्वय संख्या कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दे भी दिया गया है K4FeCN6 में जो FeCN6 का पावर 4 है, इससे ही समन्वय संख्या बोलते हैं। देखिए नोट में अगर पढ़े तो समन्वय संख्या पर आवेश होने पर ये संकुल आयन या जटिल आयन या संकर आयन कहा जाता है। देखिए इसमें आवेश अगर होगा, ठीक है, आवेश क्या होगा अगर इसमें होगा समन्वय संख्या में, तो वो संकुल आयन या जटिल आयन या संकर आयन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं लिगैंड की, ठीक है, लिगैंड किसे कहते हैं? तो लिगैंड की अगर बात करें तो उप सह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित वे आयन परमाणु स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उप सह संयोजक बंध द्वारा प्रदान करते हैं, लिगैंड कहलाते हैं। देखिए लिगैंड की डिफिनेशन फिर से हम पढ़ लेते हैं। लिगैंड किसे कहा जाता है? तो लिगैंड कहा जाता है उप सह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित वे आयन या परमाणु स्पीसीज, कुछ भी कहें, ठीक है, वे आयन या परमाणु स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उप संयोजक बंध द्वारा प्रदान करते हैं, लिगैंड्स कहलाते हैं। लिगैंड्स लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो K4FeCN6 में 6 CN निगेटिव आयन लिगैंड होते हैं, ठीक है, जो 6 CN निगेटिव आयन होते हैं वो लिगैंड होते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें लिगैंड के वर्गीकरण की, तो लिगैंड के वर्गीकरण करें तो लिगैंड का वर्गीकरण आवेश के आधार पर बात करें तो आवेश के आधार पर लिगैंड 3 प्रकार का होता है। अगर आवेश के आधार पर बात करेंगे तो ये पहला होता है धनावेशित, दूसरा होता है ऋणावेशित और तीसरा होता है उदासीन। पहले हम धनावेशित की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है NO पॉजिटिव। NO पॉजिटिव मतलब जो धनावेशित लिगैंड होता है उसमें हम सबके पीछे IUM लगा देते हैं, ठीक है, क्या लगा देते हैं?
IUM लगा देते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या लगाते हैं, मतलब कि हम ईएम लगा देते, ईम, इसको ईम बोलते हैं। ठीक है, तो ईम लगा देते हैं, मतलब धनावेशित अगर लिगैंड होगा तो यहाँ पे हम ईम लगा देते हैं। इसके पीछे जितने भी धनावेशित लिगैंड होंगे उनके पीछे हम ईम लगा देते हैं। आगे देखिए, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे NO पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसको हम नाइट्रो बोलते हैं, वैसे नाइट्रोसो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब देख लीजिए नाइट्रोजन बोलते हैं, एन को हम नाइट्रोजन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ओ लगा है तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोसन। ठीक है, तो देखिए इसमें ईएम जब हमने लगा दिया तो इसको बोलेंगे नाइट्रोसियम। क्या बोलेंगे, नाइट्रोसियम। ठीक है, अब यहीं पे H3O को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन हाइड्रो ऑक्साइड न लगा के वो ऑक्साइड हटा के हम लोग बोलते हैं ईएम, तो हाइड्रोनियम। क्या बोल देंगे, हाइड्रोनियम। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे NH2 NH3 जो है इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ईएम, बस हमें पीछे लगा देना है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन बोलते हैं वैसे, लेकिन जब हमने ईम लगा दिया तो हाइड्राजीनियम। क्या बोलते हैं, हाइड्राजीनियम। अगर यहाँ पे ऋणावेशित लिगैंड की बात करते हैं तो यहाँ देखिए CN निगेटिव लिखा हुआ है, तो इनमें सब के पीछे हम क्या करते हैं, ओ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ओ लगा देते हैं। अगर हिंदी में लिखेंगे तो भी ओ लगाएंगे, तो इस तरह से ओ लिखते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में लगाएंगे तो सिंपल ओ लगा देंगे। तो देखिए ये CN है जिसको साइनाइड बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं, साइनाइड, लेकिन अगर इसके ऊपर साइन माइनस का लगा हुआ तो इसको साइनो बोलते हैं, मतलब ओ लगा देते हैं। साइन आइड जो होता है वो आइड हटा करके हम यहाँ पे ओ लगा देंगे तो साइनो बोल देंगे। अब यहाँ पे OH होता है तो हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड, लेकिन वो ना बोलते, मतलब आइड हटा करके हम इसको ओ लगा देंगे तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Cl निगेटिव का इसी तरह से बात करते हैं तो क्लोरीन होता है इसका, लेकिन हम ईन हटा देंगे और ओ लगाते हैं तो हमने इसको बोल दिया क्लोरीडो। ठीक है, क्लोरीडो। अब Br की बात करें तो ब्रोमीन इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे ओ लगा देते हैं, ब्रोमाइडो। यहाँ पे CH3COO निगेटिव की बात करें तो इसको हम कर देंगे क्या, एसीटेट वैसे बोलते थे, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको, एसीटोटो, एसीटेटो, क्योंकि ओ लगा दिया हमने। ठीक है, आगे C2OH4। ठीक है, इसको हम ऑक्जेलिक वैसे बोलते थे, लेकिन अब यहाँ पे निगेटिव डबल लगे हुए हैं, निगेटिव जब भी साइन ओ लगाना है हमें तो इसको हम बोलेंगे ऑक्जिलेटो। ठीक है, अब उदासीन की भी बात करते हैं, उदासीन लिगैंड की बात करते हैं तो देखिए उदासीन लिगैंड जिनमें मतलब कोई साइन, न माइनस का न प्लस का, कोई साइन न उपस्थित हो, उसे हम लोग उदासीन लिगैंड बोलते हैं। तो उदासीन लिगैंड में सिर्फ नॉर्मल नेम होता है, अगर H2O को होता है तो इसको एक्वा बोलते हैं, एक्वा। हिंदी में अगर लिखना हो तो इस तरह से लिख दीजिएगा, एक्वा। ठीक है, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है एक्वा, का बना के एक्वा। NH3 को एमीन बोलते हैं, एमीन हिंदी में इस प्रकार से लिख देंगे, ये नॉर्मल नेम होते हैं इसके। और यहीं पे CO को कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो कार्बोक्सिल। ये सभी को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं हुए तो आप IPSC नाम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ी। देखिए अब हम इसमें पढ़ते हैं एक दंतुक लिगैंड के बारे में। एक दंतुक अगर लिगैंड के बारे में बात करेंगे तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, तो इसे केवल एक दाता परमाणु होता है, एक दाता परमाणु होता है, इसलिए इसे एक दंतुक लिगैंड बोलते हैं। तो देखिए एक दंतुक लिगैंड में कौन कौन आते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। H2O को एक्वा बोलते हैं, NH3 को एमीन बोलते हैं, CO को कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, R सिंगल बॉन्ड OH को हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे तो देखिए R सिंगल बॉन्ड OH जो है हमारा, इसको हम बोलेंगे एल्कोहल ग्रुप में ये आएगा। ठीक है, एल्कोहल बोलेंगे।
एफ सिंगल बॉन्ड ओ जो हमारा है इसको बोलेंगे फ्लोराइडो, ठीक है। जो Cl निगेटिव है इसको बोलेंगे क्लोराइडो, SO4 2 निगेटिव बोलेंगे सल्फेटो, NH2 निगेटिव जो लिखा है उसको बोलेंगे एमिडो। आपने पढ़ा था जब माइनस वाले आ जाते हैं तो इसी तरह से इसका नाम लिखा जाता है। Br निगेटिव के बारे में बात करें तो ब्रोमीडो, I निगेटिव की बात करें तो आइडिडो या आयोडाइडो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, आयोडाइडो भी बोल सकते हैं, ठीक है। Cn जो है निगेटिव है इसको बोलेंगे साइनो। अभी आपने पीछे भी पढ़ा था। OH निगेटिव की बात करें तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सो। ओ निगेटिव की बात करें इसको क्या बोलेंगे, इसको नाइट्राइटो बोलेंगे। NO पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे तो पॉजिटिव वाले में EM लगा देते हैं तो नाइट्रोनियम। अब इसको क्या बोलेंगे तो H3O पॉजिटिव को बोलेंगे हाइड्रोनियम। क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम। सब में EM लगा देते हैं, इसमें क्या लगा EM, पीछे अनुलग्न लगाते हैं तो EM लगा देते हैं। अब देख लीजिए, अब नोट की बात करें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट है, इसको भी चेक कर लीजिएगा, मतलब इसको भी नीचे सबसे लिख लीजिएगा। देखिए नोट की अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है एक एक जो ऐसा एक दंतुक लिगैंड जो एक साथ एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ जुड़ जाता है उसे हम लोग बोलते हैं सेतु लिगैंड कहा जाता है। क्या कहला जाता है उसे, सेतु लिगैंड कहा जाता है या कहलाता है। ऐसा एक दंतुक लिगैंड जो साथ साथ एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ जुड़ जा सकता है सेतु लिगैंड कहलाता है। जैसे OH निगेटिव, NH2 निगेटिव, NO2 निगेटिव, Cl निगेटिव, CO आदि, ठीक है। हमने एक दंतुक के बारे में बात कर ली, अब हम द्विदंतुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा द्विदंतुक लिगैंड। अगर द्विदंतुक लिगैंड की बारे में बात करें तो इसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। देखिए पहला हमारा है एथिलीन डाईएमीन, ठीक है, एथिलीन डाईएमीन। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ पर जो दाता परमाणु होता है वो शून्य होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, N होगा, मतलब जो लिगैंड होगा वो N होगा, नाइट्रोजन, ठीक है। आगे दूसरे वाले में बात करते हैं, इसको ऑक्जिलेटो बोलते हैं, ऑक्जिलेटो, ठीक है। तो ऑक्जिलेटो में जो ग्रुप होगा हमारा जो वो होगा O, ठीक है। और इसमें अगर बात करें ऑक्सीकरण संख्या की इसकी, तो मतलब इसमें लिगेंडो की अगर बात करें तो इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। आगे बात करें तो देख लीजिए आगे ग्लासिनेटो के बारे में बात करें तो H2N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COO निगेटिव, ठीक है। इसमें 2 ग्रुप होंगे आपके पास, एक तो N होगा हमारा जो मेन और दूसरा OB होगा, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो इसका होगा -1। तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो बहुदंतुक लिगैंड के बारे में बात करते हैं। बहुदंतुक लिगैंड की परिभाषा पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है इसमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक होती है। इसमें दाता परमाणुओं की संख्या जो होती है वो क्या होती है, 2 से अधिक होती है और इसीलिए इसे बहुदंतुक लिगैंड कहते हैं। और भी जो प्रकार होते हैं लिगैंड के होते हैं, जैसे दंतुक लिगैंड और 3 दंतुक, द्विदंतुक हम पढ़ चुके हैं, 3 दंतुक, 5 दंतुक, 6 दंतुक, इस तरह होते हैं। लेकिन हम वो सारे जितने भी आते हैं वो बहुदंतुक लिगैंड के अंदर आते हैं, इसलिए हम केवल यहीं तक अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की अगर बात करें हम, तो देखिए यहाँ पे कुछ मेन टॉपिक प्रश्न के माध्यम से आपके बारे में बताए जा रहे हैं आपको। यहाँ पे ये मेन है और आता भी पेपर में भी आता है, आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि उभय दंतुक लिगैंड किसे कहते हैं। तो उभय दंतुक लिगैंड की बात करें तो इसकी डिफिनीशन हम पढ़ लेते हैं। 2 लिगैंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं वह दाता परमाणु अग्र व पश्च दोनों दिशाओं से संयोजित हो सकते हैं, उभय दंतुक कहलाते हैं। जैसे अगर बात करें तो M सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे बात करें तो M तिरका साइन फिर N ट्रिपल बॉन्ड C, आइसोसाइन इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं नाइट्रो और इसको बोलते हैं नाइट्राइटो, ठीक है। चलिए आगे की हम बात करें, ये है हमारा तीसरा नंबर जिसे बोलते हैं थायोसाइनो। M जो तीर का साइन लिखा हुआ है
CN, और इसको NCS जो है इसको बोलते हैं थायो आइसोसाइनो। तो ये सारे उभय दंतु के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरा जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये भी पेपर में पूछा जाता है, इसको बोलते हैं कीलेट लिगेंड। लिगेंड के बारे में हमने पढ़ लिया था, हम कीलेट लिगेंड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कीलेट लिगेंड क्या होता है, अगर इसमें बात करें तो बहुदंतुक लिगेंड जो केंद्रीय धातु के साथ दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं द्वारा उपसह संयोजक बंध बनाते हैं तो वलय संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कीलेट वलय या लिगेंडो को कीलेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, इससे हमें वलय संरचना, यहाँ पे लिखा हुआ है आप सही लिख लीजिएगा, संरचना। ठीक है, तो वलय संरचना प्राप्त होती है जिसे कीलेट वलय या लिगेंडो को, ठीक है, कीलेट लिगेंड कहते हैं। तो ये कीलेट लिगेंड की डिफिनेशन। हम यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। वैसे तो आपको सिखा दिया गया था, फर्स्ट ईयर में बताया भी गया था ऑक्सीकरण संख्या निकालना, अब कुछ लोगों को पता भी होगा। ठीक है, जिसको नहीं पता वो देख लेगा यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया था कि जब भी ऑक्सीकरण संख्या जिसकी निकाली जाती है उसमें एफई, उसमें जिसकी भी निकालनी है, तो यहाँ पे हमें एफई की निकालनी है। एफई की निकालनी है तो हम एफई को एक्स मान लें, तो हमने मान लिया, माना एफई को एक्स है। ठीक है, ये मान लिया। अब मान लिया उसके बाद ये हमारा पोटेशियम, ये हमारा है साइनाइड। तो पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है इसका। ठीक है, 19 होता है, तो 2 8 8। ठीक है, और कितना बचा, 1। ठीक है, मतलब 1 की अधिकता होती है। हमने कहा था जो नियरेस्ट में कमी होती है और जो नियरेस्ट में अधिक हो, ठीक है, तो वही उसकी अधिकता या कमी देखी जाती है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 6, तो यहाँ पे 2 की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये ऑक्सीजन का होता है 8, इसमें देखेंगे 2 की कमी हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम लिखें 7 तो 1 की कमी दिखाई जाएगी। अगर यहीं पे 2 8 1 होता है तो 1 की हमेशा अधिकता मानी जाती है, नियरेस्ट वैल्यू ली जाती है। तो यहाँ पे ये है अधिकता, ये सब आपको फर्स्ट ईयर में बताया भी गया था। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 की अधिकता, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 1। इसी तरह से साइनाइड की भी निकाली गई है। ठीक है, तो साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 1 माइनस, मतलब साइनाइड में 1 की कमी होती है। ठीक है, 1 की कमी होती है, तो इसका जो होगा ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी होगी, -1। अब इन सब की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए के का होता है 1, तो हम इस तरह से कर सकते हैं 4 गुणते 1, जो सफिक्स में होता है उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाता है। ठीक है, फिर बीच में आपको पता था कि साइन किसका लगता है, प्लस का। ठीक है, एफ ई को हमने यक्स मान लिया तो यक्स रख देंगे, प्लस यहाँ पे सी एन का -1 है तो हमने लिख दिया 6 नीचे सफिक्स में, मतलब 6 गुणते -1, ये कर दिया। 4 1 के 4 प्लस यक्स माइनस का 6। तो देखिए 6 में 4 गए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x - 2 बराबर कितने के, 0 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2। ठीक है, तो इसी तरह से ही हमें सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। तो देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमको पता चल गई, कितनी आ गई, +2। अब इन सब की जब ऑक्सीकरण संख्या ही निकालना हमसे पूछेगा कहीं उसमें, तो हम इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या को निकाल लेंगे। तो देखिए अगला नंबर जो है उसकी भी हम ऑक्सीकरण संख्या देख लेते हैं निकालना। ये लिखा है COEN का होल ट्वाइस Cl2 और ऊपर लगा है पॉजिटिव का चिन्ह। देखिए ऑक्सीकरण संख्या में बताया गया था, जो अभी जो पढ़ाया गया है उसमें EN लिखा था। EN का मतलब होता है एमीन, EN का मतलब होता है एमीन, मतलब NH2। ठीक है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0। ठीक है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या जब हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पे उसी ग्रुप का निकालना होता है, तो वहाँ पे हमेशा हम NH2 को मानेंगे, तो NH2 बराबर 0 ही तो होगा। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, हमारा जो एमीन का होता है वो क्या हो जाएगा, 0। तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वो 0 आ जाएगी। हमें यहाँ पे निकालनी है CO की ऑक्सीकरण संख्या, किसकी निकालनी है, CO की।
कोबाल्ट की निकालनी है। ठीक है, तो हमने कोबाल्ट को मान लिया x है ये, और Cl को हमको पता है Cl वाले की कितनी होती है -1, क्योंकि Cl वाले में एक की कमी होती है, तो इसका कितना होगा -1। Cl की आ जाएगी -1, ये पता है हमें निकालना है। CO की है तो हमने CO को x रख दिया। ठीक है, अब लिखिए, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा हुआ है तो CO इसको हमने x रख दिया, प्लस हमने कहा है जो सफिक्स में होता है मल्टीप्लिकेशन में उसको इनटू में लिखा जाता है 2 गुणते en का कितना होगा 0 ही होता है en का, तो 0 रख दिया। फिर प्लस का साइन लगेगा, Cl लिखा है तो Cl का पता है -1 होता है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 2 गुणते -1। अब देखिए, आपको बराबर में वैसे 0 लिखा जाता है जब इसके ऊपर कुछ नहीं साइन होता है, लेकिन अगर जितने पॉजिटिव और जितने माइनस लगे हों, तो यहाँ पे कितना लगा है, एक पॉजिटिव लगा है, तब क्या होता है, तो यहाँ जहाँ 0 रखते हैं वहां पे हम 1 रख देंगे। क्या रख देंगे, प्लस का 1 रख देंगे। अगर यहाँ पे ऊपर माइनस लिखा होता तो हम यहाँ पे माइनस का 1 रख देते हैं। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। तो देखिए x प्लस 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 2 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। ठीक है, बराबर आ जाएगा 1 के, आ जाएगा इतना। अब देखिए 0 से कुछ मतलब नहीं, 0 हटा देंगे तो आ जाएगा x-2 बराबर कितने के, 1 के। अब यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ये जो 2 है माइनस में, ये इधर पक्षांतर में चला गया, 2 + 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, x बराबर 3। ठीक है, तो यही ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी कोबाल्ट की। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो आ गई है x + 3। ठीक है, तो ऑक्सीकरण निकालना हमने सीखा। आगे पढ़ते हैं, डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी इसको बोलते हैं, कुछ लोग इसको होमोलिटिक भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक। ठीक है, इसे होमोलिटिक और हेट्रोलिप्टिक भी बोला जाता है, संकुल। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, होमोलिटिक और हेट्रोलिप्टिक दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिफिनीशन पहले हम होमोलिप्टिक की पढ़ लेते हैं। तो किसी केंद्रीय धातु से जुड़ने वाले दाता परमाणु एक ही प्रकार के हों तो उसे होमोलिप्टिक संकुल कहते हैं। किसी केंद्रीय धातु से जुड़ने वाले दाता परमाणु एक ही प्रकार के हों तो उसे होमोलिप्टिक संकुल कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो FeCN6 ऊपर माइनस में 4, एक ही केंद्रीय धातु से जुड़ने वाले दाता परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के हों तो उसे होमोलिप्टिक कहते हैं। ठीक है, जैसे दूसरे उदाहरण की बात करें, Cu कोष्ठ में En का होल ट्वाइस प्लस का 2। अगर यहीं पे हेट्रोलिप्टिक लिखी हुई है, देखिए हेट्रोलिप्टिक की बात करें तो हेट्रोलिप्टिक की बात करते हैं तो नीचे इसकी डिफिनीशन दी हुई है, लिखा हुआ है यदि केंद्रीय धातु से जुड़ने वाले दाता समूह एक से अधिक प्रकार के होते हैं तो उसे हेट्रोलिप्टिक संकुल कहते हैं। जैसे PTNH3 का होल थ्राइस Cl3, यहाँ पे दूसरा है CONH3 का होल थ्राइस Cl3, तीसरा है Ni कोष्ठ में H2O Cl3 और ऊपर कितना लिखा है -1। ठीक है, तो ये थी होमोलिटिक और हेट्रोलिप्टिक। ठीक है, होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक की डिफिनीशन। चलिए, आज की क्लास हमारी थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है, तो यहीं से हमारी जो क्लास होती है वो होती है फिनिश। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे IUPAC नाम बनाना। हम IUPAC नाम के बारे में पढ़ेंगे पहले, उसके बारे में फिर उन्हें बनाना सीखेंगे। तो चलिए, यहीं से आज की क्लास हमारी होती है फिनिश।